प्रश्नोत्तर सीरीज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान लेके आए हैं। अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर से हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है जिससे प्रायः एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। यहाँ से जोड़ी बनाने के लिए प्रश्न आ जाता है या एक नंबर का किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे नंबर 1 पर हमने दिखाया है कि भारतीय संविधान के लगभग 200 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो हमारे संविधान का एक बड़ा भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। या तो हूबहू अनुच्छेद वैसे ही ले लिए गए हैं या थोड़े संशोधनों के साथ वर्तमान संविधान में शामिल किए गए हैं। तो इसके आगे देखते हैं, अन्य देशों के संविधान से ग्रहण किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं। सबसे ज्यादा हमने ब्रिटेन के संविधान से ही नकल किया है। कारण यह है कि 150 से अधिक वर्षों तक भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, ब्रिटेन के अधीन शासित रहा है। तो इसलिए वहां की शासन व्यवस्था का हमारे संविधान पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। तो देखिए कौन कौन से प्रावधान वहां से हमने लिया है। तो यहाँ पर सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है। जो सबसे ज्यादा वोट पाता है उसे विजेता अपने देश में घोषित किया जाता है, चाहे उसके मत का प्रतिशत 50% से बहुत ही कम क्यों न हो। यानी उसको मत कितना प्राप्त हुआ है ये मायने नहीं रखता है, सिर्फ ये मायने रखता है कि वो सबसे ज्यादा वोट पाया हो। तो ये जो प्रणाली है हमने कहाँ से ग्रहण किया है, ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। दूसरा है कि जो हमने संसदीय शासन प्रणाली जो ग्रहण किया है ये भी ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। संसदीय शासन प्रणाली मतलब हमारे देश की जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये जो व्यवस्था है हमने ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया है। इसके बाद विधि का शासन। विधि का शासन हमारे देश में लागू किया गया है, यानी हमारे देश में किसी व्यक्ति का शासन नहीं है बल्कि कानून का शासन है। सभी कानून के नीचे है। जो सर्वोच्च कानून है वो है संविधान और सब उससे शासित हैं। जितने भी सरकार के अंग हैं, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, कोई भी सुप्रीम नहीं है। हमारे देश में संविधान सुप्रीम है और सभी को जो शक्तियां मिली हुई हैं संविधान से मिली हुई हैं और उसी के अनुसार उनको शासन संचालित करना है। अगला प्रावधान हमने लिया है कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये भी हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण किया है। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। इसके बाद हमने अमेरिका की संविधान की चर्चा किया है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। इसके अलावा न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का मतलब है कि कार्यपालिका का कोई आदेश या विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून अगर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर सकती है। तो इस शक्ति को हम न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं और ये शक्ति हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के अधीन कार्य नहीं करती है बल्कि वो उससे स्वतंत्र होती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। क्योंकि हमारे राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां दी गई हैं तो ये सैन्य शक्तियां भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। और जिस देश में राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां प्राप्त होती हैं उस देश में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था करना जरूरी होता है। तो ये व्यवस्था हमने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से। फिर अगला है आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है, तो ये बहुत पूछा जाता है कि जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की जो व्यवस्था की गई है वो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। जो विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा में विशेष कार्य अनुभव रखने वाले लोग होते हैं उन्हें राज्यसभा में नामित किया जा सकता है। तो ये व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया। तो आयरलैंड के संविधान से ये दो प्रावधान है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इसके आगे है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत ग्रहण किया है। फ्रांस की क्रांति का ये तीनों नारा थे और बाद में सभी देशों में धीरे धीरे ये पॉपुलर हो गए। तो भारतीय संविधान में ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो सिद्धांत अपनाया गया है वो फ्रांस के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। इसके अलावा जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो भी हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत न होकर बल्कि चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि होता है।
तो ये व्यवस्था हमने कहां से ग्रहण किया है? फ्रांस के संविधान से। तो आगे देखते हैं, इसके आगे है कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है? सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन हमारे देश में केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है। तो ये व्यवस्था हमने कहां से ग्रहण किया है? कनाडा के संविधान से। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां का मतलब वो शक्तियां जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था है। संघ सूची जिस पर कानून बनाने के अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसके अलावा एक समवर्ती सूची है जिस पर कानून बनाने के अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है, लेकिन अगर विवाद की स्थिति आती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हो सकते हैं जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तात्कालीन परिस्थितियों में वो संविधान निर्माताओं के दिमाग में वो विषय नहीं आया था, तो वो सारे विषय अवशिष्ट सूची में शामिल किए जाएंगे। तो उसको जो है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको रहेगा? केंद्र सरकार को रहेगा। यानी जिन विषयों का उल्लेख संविधान की सूचियों में नहीं किया गया है, उन सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। तो ये हमने व्यवस्था कहां से ग्रहण किया है? कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है? यहां से ये बहुत पूछा जाता है, एक ही पॉइंट यहां से लिया गया है, तो ये बहुत पूछा जाता है। समवर्ती सूची। संविधान में 3 सूची की व्यवस्था है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये जो समवर्ती सूची की व्यवस्था है, ये कहां से ग्रहण किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ग्रहण किया है। अब इसके आगे जर्मनी का जो वाइमर संविधान है, तो वहां से हमने कुछ चीजें ग्रहण किया है। जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, यानी जब युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, यानी जब अनुच्छेद 352 लागू किया जाता है, तो हमारे देश का संविधान एकात्मक हो जाता है। तो ये जो व्यवस्था है हमने कहां से ग्रहण किया है? जर्मनी के संविधान से। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है? जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, यानी भारतीय संविधान में देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप अगर कोई संशोधन करना है, तो वो जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। अब देखिए, यहां पर हमने दिखाया है मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था। हमारे जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी, तो बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ये व्यवस्था हमने कहां से ग्रहण किया है? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ये व्यवस्था हमने ग्रहण किया है। अब अंतिम में है जापान का संविधान। जापान का संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली। तो ये क्या है? हमने न्यायपालिका को न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति दी है। हमारे देश की न्यायपालिका को न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, और ये शक्ति हमने कहां से ग्रहण किया है? अमेरिका से। लेकिन अमेरिका में जो न्यायपालिका को न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, उसमें वो ये शब्दावली का प्रयोग नहीं करती है, बल्कि विधि की उचित प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग करती है। यानी न्यायपालिका न्याय पुनर्विलोकन करते समय उचित और अनुचित का ख्याल करती है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उचित और अनुचित अपने आप में अपरिभाषित है, तो वहां पर जो न्यायाधीश का विवेक होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं अपनाया गया है। हमने विधि की उचित प्रक्रिया के स्थान पर जापानी शब्दावली, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली को अपनाया है। इसके अनुसार न्यायाधीश न्याय करते समय, जजमेंट करते समय इस बात पर विचार नहीं करेगा कि क्या उचित है क्या अनुचित है, वो बल्कि इस बात पर विचार करेगा कि हमारा कानून क्या कहता है, कानून की नजर में ये उचित है या अनुचित है, उस हिसाब से निर्णय करता है। तो यहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं उनको स्व विवेक का इस्तेमाल करने का अधिकार एक तरह से सीमित कर दिया है। तो इसी को कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये हमने कहां से अपनाया है? जापान के संविधान से। तो यहाँ पर देखें कि जो हमारी जो बुक है, एनसीईआरटी बुक है, उसमें ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान, जर्मनी के संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान, या पूर्व सोवियत संघ का संविधान और जापान के संविधान, ये जो हमने नीचे के 5 पॉइंट दिखाए हैं, ये आपके किताब में नहीं है। जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया है। इसके पहले के जो 5 पॉइंट हैं वो आपके ज्यादा काम का है। इसके बाद के 5 पॉइंट हो सकता है कि एग्जाम में न पूछे जाएं, क्योंकि आपके बुक में ये नहीं है। लेकिन हालांकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्राइवेट बुकों से अगर जो पेपर सेटर है अगर प्रश्न बनाता है तो इनको भी पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम कुछ नए प्रश्न के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।